सेक्शन 78 डील करता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये ऐसा एक्ट जो कि किसी भी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के परसुएंट में यानी कि उसके अकॉर्डिंगली किया गया हो। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर की परसुएंस में या उसके वारंट में की गई हो, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इफ़ डन वाइल सच जजमेंट और सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, और वो ऑर्डर और जजमेंट जो है रिमेन्स इन फोर्स है, ठीक है, वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है, तो वो कोई भी एक्ट जो किया जाएगा वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 79 जो कि डील करता है एक्ट डन बाय अ जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ये कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, कि कोई भी ऐसा एक्ट कोई किसी पर्सन ने किया गया हो जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ हो, यानी कि उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन मौजूद हो, और हु बाय रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर कुछ मिस्टेक हो गई थी फैक्ट्स की, सर्कमटेंसेस की मिस्टेक की बिना पे, एंड नॉट बाय रीजंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, और मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं थी, ठीक है, कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से उसने कोई ऐसा एक्ट किया और इन गुड फेथ किया, ठीक है, और उसको ये बिलीव था हिमसेल्फ टू बी believes himself to be justified by law in doing it, और उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन मौजूद है कि जो एक्ट वो कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा है, इन गुड फेथ कर रहा है, तो वो उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इलिस्ट्रेशन से हम समझते हैं कि ए सी जी कमिट्स व्हाट अपियर्स टू बी अ मर्डर, के ए ने जी को वो काम करते हुए देखा जो कि मर्डर कहलाता है, ठीक है ना। A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which law gives to all persons of apprehending murders in the act। अब A ने उन तमाम पावर्स को जो उसको दिए हुए हैं, कानून की तरफ से मिले हुए हैं, कि जब भी कोई पर्सन किसी को कत्ल होता हुआ देखे तो वो उसको बचाने की कोशिश करेगा या मुजरिम को पकड़ ले, ठीक है, तो अब उसने इन गुड फेथ, ठीक है, उस पावर को एक्सरसाइज किया कि उसने देखा कि जी जो किसी का कत्ल कर रहा है, जी को सीज कर लिया, यानी कि जी को पकड़ लिया ए ने, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जी बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज़। इस चक्कर में उसने जी को पकड़ा कि वो उसको पुलिस स्टेशन के पास, मतलब पुलिस स्टेशन ले जाएगा और या फिर प्रॉपर अथॉरिटीज़ कोर्ट में पेश करेगा, ठीक है, इस तरह, मतलब ये कि वो इस मुजरिम को जाने नहीं देगा। इस चक्कर में उसने जी को पकड़ लिया। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं करा, क्यों, दो इट मे टर्न आउट डेट जी वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, जबकि बाद में ये पता चला कि भाई जी तो अपने सेल्फ डिफेंस कर रहा था, यानी कि असल में जी के ऊपर किसी और ने हमला किया था और जी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस बंदे को मारा, तो जी किसी का कत्ल नहीं कर रहा था, जी अपने आप को बचा रहा था। लेकिन ए ने जब देखा तो उस वक्त जी के हाथ में चाकू था या जी ने किसी और को मारा, तो ए ने तो उसको जी को मारते हुए देखा था ना, तो इस वजह से ए ने जी को पकड़ लिया। बाद में पता पड़ा कि जी जो है वो भी इनोसेंट है और ए जो है वो भी इनोसेंट होगा, उसका एक्ट जो है जी को पकड़ने का कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन 80। अब सेक्शन 80 जो है वो डील करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कि अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो जो कि लॉफुल है, ठीक है, अनलॉफुल नहीं है, और उस एक्ट को करते दौरान आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, कोई भी ऐसा एक्ट जो है ऑफेंस नहीं कहलाएगा अगर वो बाय एक्सीडेंट हो गया या बदकिस्मती से वो चीज़ हो गई और आपके हाथ में नहीं है वो चीज़, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट, और आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है ना। कोई भी आप क्राइम वगैरह करते हो, कोई ऑफेंस करते हो, तो उसमें आपकी एक इंटेंशन होती है, आप एक इरादा करते हो, ठीक है, तो उसको हम क्रिमिनल इंटेंशन कहते हैं। तो आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी कि मैंने इस बंदे को नुकसान पहुंचाना ही है, या आपको नॉलेज नहीं थी कि आप ये जो एक्ट करोगे तो इससे अगले बंदे को नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है, और वो आपने काम लॉफुल किया था, इन अ लॉफुल मैनर किया था, बाय लॉफुल मीन्स, यानी कि तरीक़ेकार, हर चीज़ आपने
कानून के दायरे में रहते हुए काम किया, लेकिन और फिर साथ में क्या है, प्रॉपर केयर भी किया आपने कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, इसमें कहा गया है कि ए इज़ एट वर्क विद द हैचेट। ठीक है, ए जो है काम कर रहा था कुल्हाड़ी के साथ। अब कुल्हाड़ी से वो काम कर रहा था, ठीक है। द हेड फ्लाइज ऑफ। अब जो कुल्हाड़ी का जो हेड था, यानी कि जो लोहे वाला पार्ट होता है कुल्हाड़ी जिससे हम काटते हैं, ठीक है, तो वो जो हेड था कुल्हाड़ी का वो उसमें से निकल गया एंड किल्स अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग बाय। और वो जाकर किसी उस आदमी को लगा जो बराबर में, ठीक है, खड़ा हुआ था, और उस आदमी का जो है डेथ हो गई। ठीक है ना, उस आदमी को जाहिर सी बात है कुल्हाड़ी लगी तो वो मर गया। Here, if there was no want of a proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense। अब क्योंकि यहाँ पर जो है A की कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना काम कर रहा था, ठीक है। अब कुल्हाड़ी का उसमें से जो है सर जो है हेड वाला एरिया था वो निकल के अचानक से गिर गया काम करते वक्त, और वो किसी और पर्सन को जाके लग गया, तो इसमें ए की कोई गलती नहीं थी। ए का जो एक्ट है एक्सक्यूजेबल है और ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। लेकिन अगर ए को पता था कि उसकी जो कुल्हाड़ी का हेड है वो लूज़ हो रहा है, ये कुल्हाड़ी मतलब निकल के लग सकती किसी को, तो अगर इसकी नॉलेज में ये बात होती तो फिर वो लायबल होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक्शन 81 आ जाता है। सेक्शन 81 कहता है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। कि आप कोई ऐसा काम करो कि जिससे नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका वो काम करते वक्त क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और आपने किसी दूसरे हार्म से रोकने के लिए वो काम किया, यानी कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए आपने कोई छोटा नुकसान कर दिया, तो इस वजह से वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा और आप लाइबल नहीं होंगे। सेक्शन 81 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज डेट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म। कि कोई भी ऐसा एक्ट जो है सिर्फ इस बिना के ऊपर ऑफेंस नहीं कहलाएगा कि आपको नॉलेज थी कि आप ये काम करोगे तो नुकसान होगा, अगर इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। अगर आपका वो काम करते वक्त कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। और आपने वो काम किया है किसी और पर्सन या प्रॉपर्टी को किसी और बड़े नुकसान से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ताकि कोई और नुकसान ना हो, अवॉइड करने के लिए आपने वो छोटा नुकसान लेना ज़रूरी समझा, सही समझा, तो आपका वो एक्ट जो है ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस। अब ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है इन तमाम केसेस के अंदर कि विदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज डेट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है हर कोई इस चीज़ की प्ली ले सकता है कोई भी काम करते वक्त ऑफेंस करने के लिए कि भाई ये इसको जो है ना नुकसान ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसके साथ ये करा, और वो जस्टिफाई कर सकता है अपने ऑफेंस को। ठीक है। तो आप जो है ये देखोगे कि अगर वो जो जिस बंदे ने जो छोटा नुकसान पहुंचाया है, अगर वो ये एक्ट नहीं करता तो आगे जाके जो उस पर्सन को या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने वाला था, क्या वो इस नेचर का था, इतना ज़्यादा था कि वो इर्रिपेबल होता, ठीक है, या इमिनेंट था। तो आपने ये जस्टिफाई करना है इस एक्सक्यूज़ को कि भाई ये जो आप प्ली ले रहे हो कि भाई मैंने जो ये काम जो किया, ये जो मैंने नुकसानदेह वाला एक्ट करा है, ठीक है, तो ये जो है किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए किया है। तो आप ये सारी जो है देखोगे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इनकन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इलिस्ट्रेशन से फर्दर हम इसको जो है क्लियर करेंगे। इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए, अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि ए इन ए ग्रेट फायर, एक
बड़ी आग लगी थी, तो ए क्या करता है, पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। वो तो जितने घर होते हैं ना उस आग के करीब, उन तमाम घरों को गिरा देता है इस चक्कर में कि ये जो है ना एक दूसरे से लगकर आग जो है पूरे में फैले नहीं, ठीक है। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी हेयर। वो ये करता है इस इंटेंशन के साथ, गुड फेथ में, कि ताकि लोगों की जान बच सके, उनकी जो माल वगैरह है, प्रॉपर्टी है, वो बच सके। हेयर इफ़ इट बी found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse as acts। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो नुकसान पहुँचने वाला था उसकी नेचर ऐसी थी, इस हद तक वो इमिनेंट था कि ए के एक्सक्यूज़ को जस्टिफाई कर सके, तो ही जो है ए गिल्टी नहीं होगा इस ऑफेंस का। कौन से ऑफेंस का? जो उसने घर गिराने का काम किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आप कोई छोटा नुकसान कर लेते हो तो वो आपका एक्ट भी जो है, और आपकी नॉलेज है, लेकिन आप गुड फेथ में इस इंटेंशन के साथ कि कोई और ज़्यादा नुकसान ना पहुँच जाए, आप क्या करते हो, ऐसा कोई भी एक्ट करते हो, तो वो आपका जस्टिफाइड बाय लॉ होगा, जनरल एक्सेप्शंस में चला जाएगा। देन इसके बाद कहा गया है सेक्शन 82 में कि भाई एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, कि कोई भी ऐसा एक्ट कोई बच्चा करता है जिसकी उम्र 7 साल से कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। नथिंग इज़ एन ऑफेंस, यानी कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी काम वो करता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसने जो है 7 साल से कम उम्र में वो काम किया। अब वो 5 साल का और 6 साल का, 4 साल का, 3-2 साल का बच्चा अगर किसी को कत्ल कर लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है, कुछ भी करता है, तो वो उसको ऑफेंस में फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंडर एज है, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है ना, 7 साल से कम उम्र का। इस वजह से उसका वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको जस्टिफाई करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है, पूरा एक अलग से एक्ट मौजूद है, वहाँ पे उनको उस हिसाब से जो है सज़ा भी दी जा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन 83 है, वो डील करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। अब नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12, कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी अगर कुछ भी काम करता है वो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है, ठीक है, हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन डेट ओकेजन, के उस ओकेजन के ऊपर, यानी कि उस मौके के ऊपर जब वो कोई एक्ट कमिट कर रहा है, उसके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो जज कर सके, नेचर समझ सके कि वो ये क्या काम कर रहा है और इस काम के नतीजे में क्या नताइज निकलेंगे, इस काम के करने में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इतनी सफिशिएंट उसके पास मैच्योरिटी अभी नहीं है, तो वो बच्चा भी जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, उसका केस भी, और उसका एक्ट जो है ऑफेंस नहीं कहलाएगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 84 जो कि डील करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कोई ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड है, यानी कि पागल है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, कि कोई भी ऐसा पर्सन जब कोई एक्ट कर रहा है और उस एक्ट करने के टाइम पे, यानी कि उस ओकेजन के दौरान, ठीक है, बाय रीज़न ऑफ अ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि वो पागल है, ठीक है, अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड पर्सन है, इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो इनकेपेबल है, यानी कि उसके पास इतनी काबिलियत नहीं होती उस एक्ट करते वक्त कि वो नेचर समझ सके उस एक्ट की कि वो कर क्या रहा है, और डेट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और वो ये नहीं देख सके कि भाई जो वो काम कर रहा है वो गलत है या कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के कॉन्ट्रेरी है, तो वो भी जो है एक्ट उस पर्सन का ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अनसाउंड माइंड है, यानी कि इतना कैपेबिलिटी नहीं है उसके माइंड में कि वो राइट और रॉन्ग को डिफ़र कर सके, ठीक है, ना समझ और पागल जो होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है सेक्शन 85, वो कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, के
क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को इंटॉक्सिकेट करते हो नशे की हालत की वजह से, वो ये जज नहीं कर पाता, इनकेपेबल हो जाता है कि वो क्या काम कर रहा है और वो काम उसके अगेंस्ट द विल होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब वो नशे की हालत में तो उससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो, तो वो एक्ट भी जो है जनरल एक्सेप्शन में आएगा। कहा गया है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। ठीक है, अब कोई भी ऐसा एक्ट किसी पर्सन का ऑफेंस नहीं कहलाएगा जिस वक्त क्योंकि वो काम कर रहा था, इज़ बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो ये नहीं देख सका, जान सका कि वो क्या काम कर रहा है, और डेट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग, या ये कि ये जो काम वो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, प्रोवाइडेड डेट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइजो में ये बताया गया है, इसमें आपके ऊपर जब भी आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल करोगे जब आपको वो नशा आपकी विल के अगेंस्ट दिया गया हो, यानी कि किसी और ने आपको नशा आवर चीज़ दी हो, आपने खुद से नशा नहीं किया हो, ठीक है, तो ही आप जनरल एक्सेप्शन में जाओगे। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी विल से आप नशा करके, शराब पी के या कुछ भी आप नशा करके, ठीक है, आप ऐसा कोई काम कर लेते हो, आपसे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप ही लाइबल होगी, क्योंकि आपने नेग्लिजेंसी दिखाई, आप नशे की हालत, आपने खुद ने नशा करा और जाकर आपने कोई ऐसा ऑफेंस कर लिया। लेकिन अगर आपको नशा किसी और ने दिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी विल के अगेंस्ट ये काम हुआ और उसी नशे की हालत में आपसे कोई जुर्म भी हो जाता है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है सेक्शन 86। सेक्शन 86 जो है वो डील करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, कि आप कोई ऐसा मतलब ऑफेंस है जिसमें एक पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए होती है, पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है, और वो काम किसने किया है, उस पर्सन ने किया है जो नशे की हालत में था, वो ऑफेंस उस पर्सन ने करा जो नशे की हालत में था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज़ नॉट एन ऑफेंस, कि कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हो, ठीक है, वो जब तक ऑफेंस नहीं बन सकता, जब तक अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ठीक है, जब तक उस एक्ट को करने की पर्टिकुलर नॉलेज आपके पास ना हो, आपका इरादा ना हो। अ पर्सन हु डज द एक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, अब वो काम किस पर्सन ने कर लिया, वो कर लिया किसी ऐसे बंदे ने जो नशे की हालत में था। शैल बी लाइबल टू बी डील्ड विथ एज इफ़ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ़ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, तो उसको इसी तरीके से डील किया जाएगा कि भाई उसने वो काम जो है जानबूझकर किया है, उसको इसकी नॉलेज थी, ठीक है, क्यों, अब जैसे कि मैंने अभी लास्ट 85 में बताया कि अगर आप कोई नशा करते हो और उसके बाद आपसे कोई जुर्म हो जाता है, तो इसके लिए आप लाइबल होंगे, क्योंकि आपको पता है एक तो नशा करना जुर्म है, ठीक है, वो मना है लॉ में, आपने नशा भी किया, उसके बाद आप जाकर रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको पता है इससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर इंटेंशन चाहिए होती है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपसे वो एक्ट हो जाता है, यानी कि आपका इरादा नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपने नशा किया और आप नशा करके गाड़ी चलाने गए हो, आपका किसी को मारने का इरादा नहीं था, कत्ल करने का इरादा नहीं था, आपकी किसी बंदे से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सड़क पे एक बंदा मौजूद था और आप क्या कर रहे हो, ये जो रैश ड्राइविंग कर रहे हो, तो जो पेडिस्टेरियंस जो होते हैं अब वो आपकी गाड़ी के नीचे आ गए, तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि आपने जानबूझ के जो है उनको कत्ल किया है, ठीक है ना, आपने उनको मारा है, उनको हर्ट कॉज किया है, क्योंकि आपने नशा किया, आप नशा करके गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अनलेस द डूइंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। अब आप जो है एक्सेप्शन में जब भी फॉल करोगे जब आपको वो नशा किसी और ने दिया होगा। सेम वही बात जो हमने 85 में पढ़ी कि भाई अगर आपने अपनी विल से नशा किया फिर आप कोई एक्ट करते हो तो आप जाहिर सी बात है आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको नशा किसी और ने दिया था, ठीक है, एडमिनिस्टर, और आपकी जो है अगेंस्ट द विल हुआ था,
तो फिर आप जो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करोगे, आप एक्सक्यूज़ ले सकते हो जनरल एक्सेप्शन का।